नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट अधिकारियों पर बेहद सख्त दिखाई है। वन अधिकारियों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी। राज्य में बढ़ते गुलदारों को हमले को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सीएम धामी ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को फील्ड में रहने के सख्त आदेश दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी फील्ड में रहें और क्विक रिस्पॉन्स टीम फील्ड में मौजूद रहे। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों के बढ़ते मामलों के बीच सीएम धामी ने लगातार तीसरी बार फॉरेस्ट अधिकारियों को तलब किया, कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सबसे टॉप लेवल ऑफिसर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा को खुद फील्ड में जाने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी दशा में कोई भी जनहानि नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े उठाएं। शुक्रवार को श्रीनगर के पास मलेथा में हुए गुलदार एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ चुका है। बुरी तरह थके, भूखे और बीमार गुलदार को चारों ओर से भीड़ ने घेर रखा था। वन कर्मचारियों ने जिस तरह से नजदीक जाकर उसे गोली मारी, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़ में क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी भी शामिल थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चौतरफा आलोचना के बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने मामले की जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि इस गुलदार को पहले ट्रैंकुलाइज किया गया था, बाद में नशे की हालत में भाग रहे गुलदार को वन कर्मचारियों ने गोली मार दी थी। गोली मारने वाले वन कर्मी को विधायक ने पुरस्कृत किया, 15,000 रुपए की धनराशि दी थी। विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि गुलदार एक मकान में घुस गया था जहां बच्चे भी मौजूद थे और ऐसे में ये कदम उठाना पड़ा। इलाके में इससे पहले कई गुलदार ने कई लोगों पर हमला किया है। यही वजह कि लोगों में गुस्सा भी था और लोग लगातार गुलदार को मार गिराए जाने की मांग कर रहे थे। जो घटनाक्रम मेरे सामने आया उसको देखते हुए मैंने उसकी जांच के आदेश दिए हैं और सभी बिंदुओं पर जांच करके मेरे पास आख्या आएगी, उसी हिसाब से आगे निर्णय लूंगा। मेरे विचार में जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो मेरा उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। देखिए, जो बातें आपने सुनी हमने भी सुनी, इसीलिए उस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। किसी के घर में घुस गया था और घर में बच्चे थे। वो तो अच्छी बात है कि नीचे उन्हें घर में हॉल खाली पड़ा हुआ था जहाँ भाग गया। सारे पूरा मौकन में एसडीएम थे, कोतवाल थे, सब लोग आए। जब सूचना मिली तो हम सब ने अल्लाह किया, भाग गया। लोगों ने बचो तो लोगों ने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, बल्कि उस परिवार में जो बच्चे थे एक बार तो हमने उसको जो खिड़कियां थी तोड़ने का प्रयास भी किया। आज से विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो चुका है। सेशन के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अब मंगलवार को सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट सेशन के पहले दिन की कार्रवाई ठीक 11 बजे से शुरू हुई। राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए सरकार के कामों को रखा, तो वहीं आने वाले साल के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को भी गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विरासत में मिली संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इसमें न कोई विजन है, न कोई संकल्प है, न कोई सच्चाई है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क आदि को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशकों के साथ कार्य किया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत 48 पौराणिक मंदिरों का चिन्हीकरण किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में न तो दृष्टि है, न विजन है, मात्र एक झूठ का पुलिंदा है। इसके अलावा जनता को गुमराह करने की एक बार फिर कोशिश की गई है। दूसरी ओर कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोमवार को भी गतिरोध बना रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कार्यप्रणाली की अनदेखी कर रही है। विपक्ष को बिना विश्वास में लिए ही सेशन का एजेंडा तय कर लिया गया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष को मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन जब विपक्ष नहीं आया तो सेशन का एजेंडा तय कर लिया गया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें एजेंडा तय किया गया है, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है और जो हमारे बीच में गतिरोध है उसके लिए संवाद होना चाहिए था। सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए थी, सरकार की जिम्मेदारी है। पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद
अब वो नहीं आए ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित। अब मंगलवार को जहां सदन के भीतर माहौल गर्म रहेगा, वहीं गैरसैंण में भी सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मंगलवार को प्रश्नकाल भी होगा, तो वहीं ठीक 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई, तो गैरसैंण में सत्र में होने के न होने को लेकर विरोध में हरीश रावत मौन व्रत पर बैठे हैं। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ मौन धरना दिया और गैरसैंण को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी गैरसैंण में होंगे और सत्र न करने के विरोध में सांकेतिक विधानसभा का आयोजन करेंगे। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत के मौन व्रत और गैरसैंण जाने से कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए नौटंकी कर रही है। जो लोग मौन व्रत का महत्व नहीं समझते, जो लोग उपवास का महत्व नहीं समझते, जिन लोगों ने गांधी और गांधीवादी तरीकों का महत्व नहीं समझा, उनके सिद्धांतों का महत्व नहीं समझा, तो उनके ऊपर कोई असर की हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र है, हमारा ये लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीका है। पीएम मोदी ने कोटद्वार रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग और फुट ओवर ब्रिज का आज वर्चुअली शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया। रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग भव्य होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत बनाई जा रही है, जिस यात्रियों के बैठने से लेकर लिफ्ट की भी व्यवस्था होगी। इस मौके पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नई इमारत में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा होगी, साथ ही फुट ओवर ब्रिज के जरिए स्थानीय लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी। कोटद्वार के अंदर 30 करोड़ की लागत का ओवरब्रिज और एक पूरा जो कह सकते हैं कि यहाँ के लिए जो स्टेशन के लिए बैठना उठना, ये सारा एक बिल्डिंग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहती है। सोमवार को ओबीसी वर्ग से आने वाले कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, जो ज्यादातर कांग्रेसी थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में देहरादून से अशोक वर्मा, हरिद्वार से सुभाष वर्मा, उत्तरकाशी से प्रकाश रमोला, उधम सिंह नगर से प्रेम सिंह तुरना और शरद चौहान शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि करीब 3000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। 3000 से ऊपर की संख्या विधिवत काउंटिंग अभी हम कर रहे हैं, लेकिन 32 समथिंग हम गिनती कर चुके थे। आज की संस्था का जो मूल फोकस है वो ओबीसी जनप्रतिनिधि जुड़ा हुआ था। इधर बीजेपी इस वक्त उत्तराखंड में हर लेवल पर कांग्रेस नेताओं को तोड़ रही है। सोमवार को देहरादून में बीजेपी ने नगर निगम की राजनीति करने वाले अशोक वर्मा को तोड़ा। बीजेपी के इस ऑपरेशन में पूर्व सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक जुटे हैं। तो टूट का नुकसान झेल चुके हरीश रावत ने कहा कि शैतानी करने वालों से कांग्रेसी सावधान रहें, बहकावे में न आए। तो अपनी शैतानी से बाज नहीं आएगा, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। 44 साल तक कांग्रेस पार्टी के बैनर तले नगर निगम की राजनीति करने वाले अशोक वर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक वर्मा नगर निगम में नेता विपक्ष रहने के साथ ही डिप्टी मेयर भी रहे। बीजेपी ने इस वक्त ब्लॉक, जिले, महानगरों में हर लेवल पर कांग्रेस को तोड़ने का अभियान चला रखा है। कांग्रेस को तोड़ने के इस काम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का नाम चर्चाओं में। अशोक वर्मा विजय बहुगुणा को अपना अभिभावक मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि इस बदलाव में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष विजय बहुगुणा और मंत्री सौरभ बहुगुणा का साथ और आशीर्वाद रहा। क्या विजय बहुगुणा जी के साथ भी आपके संबंध इस तरीके के, क्या उनका कोई रोल रहा है सर? देखिए, वो मेरा पिता तुल्य हैं और मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जाते समय भी मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष यहाँ पे बनाया था। मैं उनका बहुत आभारी हूं और मेरे पिता की तरह हैं वो, और पिता का हाथ सदैव पुत्र के सिर पे होता है। साल 2016 में हरीश रावत सरकार में सबसे बड़ी टूट के सूत्रधार विजय बहुगुणा ही बने। तब से विजय बहुगुणा को पार्टी ने भले ही कोई बड़ा पद ना सौंपा हो, लेकिन
अंडर कवर ऑपरेशन में उनकी बड़ी भूमिका है। हाल ही में सामने आई ये तस्वीर भी इन दिनों चर्चा में है, जहां बीजेपी के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी और उनके बेटे मनीष खंडूरी के साथ विजय बहुगुणा की फोटो है। तो उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक में उनके करीबियों की बीजेपी में जाने की चर्चा है। कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले नेताओं से हरीश रावत अपने नेताओं को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। शैतान तो अपनी शैतानी से बाज नहीं आएगा, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन जो भले पुरुष हैं उनको तो ऐसे शैतानी कदमों से बचना चाहिए, उनके प्रयासों से बचना चाहिए, अपने को दूर रखना चाहिए। ऐसा ये शैतानों से डर के तो भाग के बीजेपी में आ रहे हैं। जो शैतानियत हरीश रावत जी ने कांग्रेस में शुरू की थी, ये उसी की परिणति है कि लगातार कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर खत्म होने को है। और देखिए, जो थोड़ा बहुत होशियार जो भी आदमी है वो जानता है कि कांग्रेस का जहाज सैकड़ों छेदों वाला जहाज हो गया, कभी भी डूब सकता है। बीजेपी गांव से लेकर शहर तक कांग्रेस को कमजोर करने के प्लान पर काम कर रही है और कमजोर करने का ये काम बीजेपी ने अपने पावरफुल नेताओं को सौंपा है। ऐसे में इस अंडरकवर ऑपरेशन का असर कांग्रेस को आने वाले दिनों में और ज्यादा झेलना पड़ सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं लगातार बनी हुई है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस विधायकों को खुला ऑफर दे दिया। अटकलों पर धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि उन्होंने विकास के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा और चुनाव लड़ना ही होगा तो निर्दलीय लड़ूंगा। वहीं बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट को राज्यसभा सांसद चुने जाने की शुभकामनाएं दी, तो बीजेपी जाने की बात से अभी वो इनकार करते दिखे और फैसला भविष्य पर छोड़ा है। यहाँ पर विकास का मामला था, तो मैंने बिना शर्त उनसे कहा था कि आप मेरे क्षेत्र से चुनाव लड़िए, मैं जो है आपके लिए सीट छोड़ दूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था मेरा क्षेत्र जो अभी भी कुछ कार्य रह गए हैं वो कार्य होगा करके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बीच भी ज्वाइन करूंगा। मैं कांग्रेस में हूं और अगर मुझे कभी चुनाव कांग्रेस से छोड़ के लड़ना पड़ा तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। कयास तो इंसान लगाता ही है। वहां से महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा चले गए हैं तो निसंदेह रूप से बीजेपी की सीट खाली हुई है, तो आदमी लगाता है, गुणा भाग तो करता ही आदमी। बाकी अपनी अपनी पार्टियों की ताकत है, जो अपनी पार्टी के बल पर लड़ेंगे, जिस पार्टी ने हमको विधायक बनाया उस पार्टी में रहेंगे और उसकी सेवा करेंगे। नहीं, लोकतंत्र में विकल्प तैयार होते रहते हैं, समय समय पे आना जाना लगा रहता है और देखते हैं कल के दिन क्या होता है। पिथौरागढ़ से देहरादून के बाद अब पंतनगर के लिए भी हवाई सर्विस की शुरुआत हो गई है। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने 20 सीटर प्लेन से इस रूट पर सर्विस की शुरुआत कर दी। पहले दिन 5 यात्री पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए रवाना हुए, जबकि इतने ही यात्रियों के साथ प्लेन पिथौरागढ़ लौटा। आपको बता दें कि प्लेन हफ्ते में 5 दिन इस रूट पर उड़ान भरेगा। देहरादून और पंतनगर के बाद अब लोगों को दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट का इंतजार है। असल में कुमाऊं के लोगों की एनसीआर पर सबसे अधिक निर्भरता है और ऐसे में अब हर कोई इस इंतजार में है कि प्लेन सीधे दिल्ली के लिए कब उड़ान भरे। हरिद्वार के रोशनाबाद में एक घर में सिलेंडर फट जाने से आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई और घर के सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीकेज हो जाने की वजह से घर में आग लगी। उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम कल यानी कि 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और इस बार इन परीक्षाओं में करीब 2,12,000 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे, जिसके लिए परिषद ने प्रदेश भर में 1228 सेंटर बनाए हैं। 159 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। एग्जाम एक ही पाली में कराई जाएगी। 16 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने के इंतजाम किए गए हैं। ये दावे हैं। परीक्षा कक्ष में किसी के भी मोबाइल ले जाने पर रोक है। परीक्षाएं कल 27 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो 16 मार्च तक चलेंगी। एक पाली में हमारी परीक्षा है। इसमें इस बार हमारे 2,12,000 लगभग परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 159 संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं।
आगे बढ़े उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर टॉप 10 में। बागेश्वर राज्य योजना में स्वीकृत सड़क 5 साल बाद भी नहीं बनने पर मटियोली के लोगों ने नाराजगी जताई। गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कही। टिहरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई स्टॉल्स लगाए गए। केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों से जानकारी ली गई। जोशीमठ के उर्गम घाटी के लिए जोड़ने वाली सड़क के पास सुरक्षा दीवार के निर्माण का काम चल रहा। स्थानीय लोगों ने इस निर्माण कार्य पर सवाल उठाए। उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया, सैलरी बढ़ाए जाने की मांग की। वर्कर्स कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बागेश्वर में जनता दरबार में बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे। डीएम ने सीएम पोर्टल पर दर्ज 100 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया। टिहरी में जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। 18 शिकायतें दर्ज की गई, 7 का मौके पर ही निपटारा। किसान आंदोलन के ट्रैक्टर मार्च का असर हरिद्वार में भी देखने को मिला। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर संयुक्त मोर्चा के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अल्मोड़ा के आंगनबाड़ी वर्कर्स ने गांधी पार्क में एक जनसभा की। पूरे बाजार में जुलूस निकाला, चुनाव कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया। टिहरी के धनोल्टी में इस सीजन में बर्फबारी बेहद कम हुई, कम ही पर्यटक भी नजर आए। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में निराशा। बागेश्वर में भी मौसम का लगातार मिजाज बदल रहा है। 3 दिनों से बादल होने से अब ठंड में इजाफा हो चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और ये उम्मीद जताई जा रही है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि आज देर रात मौसम का मिजाज बदल लेगा। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ ही हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आज और कल जो हल्की बारिश की या बर्फबारी की एक्टिविटी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो वहाँ हल्की से बहुत हल्की जो एक्टिविटी आज आप देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। और जब आप कल जाएंगे 27 तारीख तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों तक हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी मिल जाएगी बारिश की और बर्फबारी की। बीते कुछ सालों में हिमालय रेंज के मौसम में खासा बदलाव देखने को मिला। हालात यह है कि मौसम चक्र पूरी तरह से बदल चुका है और ऐसे में अब बदले मौसम का चक्र का असर पैदावार पर भी होने लगा है। साल दर साल हिमालय बेल्ट के मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि सर्दियों के सीजन में जहां बारिश और बर्फबारी गायब रही, वहीं फरवरी के अंत में जाकर इंद्रदेव कुछ मेहरबान हुए हैं। मौसम का ये बदलाव गर्मियों के साथ ही बरसात में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो मौसम चक्र 2 महीने आगे पहुंच गया है, जिससे खेती के साथ ही बागवानी पर भी संकट खड़ा हो गया है। हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा, प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, आखिरी में तो हमारी आर्थिकी पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरा ताना बाना जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो सामाजिक पारिस्थितिकी का ताना बाना है, उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और खासकर हमारे हिमालय की सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा। मौसम में आए बदलाव ने खरीफ के साथ ही रबी की फसलों को भी बर्बाद किया है। हालात तो ये है कि बदले मौसम के कारण जहां अनाजों की पैदावार काफी कम हो रही है, वहीं फलों की क्वालिटी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। यही नहीं, सब्जियों के उत्पादन को भी मौसम चक्र ने खासा प्रभावित कर डाला है। अब जानकार फसलों के चक्र को बदलने पर जोर दे रहे हैं, साथ ही रिसर्च के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, उसके हिसाब से ही हमें अपनी फसलों को बोना चाहिए। जो फसल चक्र है बेसिकली वो क्लाइमेट के हिसाब से हमें बोना चाहिए उनको और उनको लगाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट जो है थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। कई सारे संस्थानों में बड़े शोध चल रहे हैं और कुछ रिकमेंडेशन अभी आने भी वाली हैं। कई जगह कुछ इन्होंने एडजस्टमेंट किए भी हैं कि समय के हिसाब से कब और कौन सी फसल बोई जाए। मौसम में आए इस बदलाव ने सब कुछ बदल डाला है। फसलों की पैदावार कम होने से खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है।
ऐसे में बेहतर यही होगा कि बदले हालात की बेहतर स्टडी कर खेती बागवानी का टाइम टेबल भी बदला जाए। अल्मोड़ा के किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, प्रेती की रिपोर्ट। द कॉर्बेट से 2 बाघ को देहरादून मिनी जू भेजा गया। ये बाघ ढेकाला और धनगढ़ी से रेस्क्यू किए गए थे। इन बाघों की उम्र 4 से 6 साल बताई जा रही है। दरअसल रामनगर के ढेला रेस्क्यू सेंटर में बाघ क्षमता से ज्यादा हो गए थे, जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू सेंटर से हटाया गया है ताकि एक जगह बने, ताकि रेस्क्यू सेंटर में जरूरत पड़ने पर किसी और बाघ को लाया जा सके। बागेश्वर से शुरू होकर रामनगरी अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी अपने उद्गम स्थल पर ही प्रदूषित हो रही है। नदी में मुर्गियों के पंख, मांस के लोथड़े तक डाले जा रहे हैं। बागेश्वर में सोशल मीडिया पर सरयू नदी में अवशेषों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नदी में आप मुर्गी के पंखों को देख सकते हैं, मांस के टुकड़े देख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ ही आस्था के साथ भी खिलवाड़ की ये तस्वीरें। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद शादियों के रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। पौड़ी में अभी तक 67 शादियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सब रजिस्ट्रार का कहना है कि यूसीसी को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। यही वजह है कि दंपति विवाह का पंजीकरण करवा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।